हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोस्टैटिस्टिक्स। इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डील करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स तो जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको ये साइंस कंपाइल करती है, क्लासिफाई करती है और टैबुलेट करती है और उसके रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करती है किसमें? मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या रहता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द स्टैटिस्टिक्स जो कि कंसर्न रहती है किससे? मैथमेटिकल फैक्ट्स एंड द डाटा रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल इवेंट्स। तो यहाँ पे जो डाटा रहता है वो बायोलॉजिकल इवेंट्स पे रहता है, हेल्थ रिलेटेड रहता है। अब यूजेस क्या हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के? ये जो रहता है दो पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो रियल है या चांस की वजह से है, बाय चांस आया है, ये उस चीज़ को टेस्ट करता है, यानी हाइपोथेसिस टेस्ट करता है। उसके बाद स्टडी कोरिलेशन को करता है बिटवीन द एट्रीब्यूट्स जो कि वेरिएबल्स रहते हैं उसी सेम पॉपुलेशन में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये इवेल्युएट करता है एफिकेसी ऑफ वैक्सीन्स और अदर सेरा, मेजर करता है मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को, मेजर करता है अचीवमेंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को और प्रायोरिटीज़ को फिक्स करता है, प्रमोट करता है हेल्थ लेजिस्लेशन एंड क्रिएट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर ओरल हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बायोस्टैटिस्टिक्स के यूजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ब्रांच में। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बेसिस क्या रहता है? तो सबसे पहला रहता है पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। भाई हमें जो ऑब्जर्वेशन करना है वो किस पॉपुलेशन में करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वेरिएबल्स जो हैं, भाई किस चीज़ को हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो वेरिएबल्स जो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है जो कि वेरी करते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उसको ये टेस्ट करता है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो कैसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें रहती हैं जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बेस रहती हैं। तो सबसे पहला रहता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई अब वेरिएबल्स जो हैं वो हम कैसे डिफाइन करेंगे और क्या होते हैं। तो इट इज़ द स्टेट, कंडीशन एंड कॉन्सेप्ट और इवेंट हुज वैल्यू इज़ फ्री टू वेरी विद इन द पॉपुलेशन। तो ये चीज़ जो रहती है पॉपुलेशन के अंदर फ्रीली वेरी कर सकती है और ये डिस्क्राइब करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग को। तो अब वेरिएबल्स रहते हैं ये दो तरीके के रहते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसको हम कैटेगरिकल भी कहते हैं एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो कि न्यूमेरिकल रहता है। तो एक के बाद एक हम पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो रहता है ये कैटेगरिकल रहते हैं। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो अब क्वालिटेटिव मतलब कैटेगरिकल, तो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया जो कि अनऑर्डर्ड है, जैसे कि भाई जेंडर, मेल एंड फीमेल, ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरीके से जो कैटेगरीज रहती है, लेकिन वो अनऑर्डर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो ऑर्डर्ड हैं, इसीलिए हमने इसका नाम ऑर्डिनल, हमने क्या मतलब ऑर्डिनल दिया हुआ है, तो एक ऑर्डर्ड में हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इसके ऊपर वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन के आते हैं। तो इसमें कैटेगरीज ऑर्डर्ड में कैसे रहती है, जैसे स्टेजेस ऑफ डिजीज़, जैसे स्टेज 1, 2, 3 ऐसे स्टेजेस रहती हैं डिजीज़ की अलग अलग। पेन स्कोर क्या रहता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर रहता है। फिर आते हैं अब हम क्वांटिटेटिव जो कि न्यूमेरिकल रहता है, मतलब अब इसमें नंबर्स में डाटा रहता है। तो फर्दर इसको डिवाइड किया हमने डिस्क्रीट में एंड कंटिन्यूअस में। तो ये जो नंबर रहता है जो इंटीजर यानी होल नंबर्स रहते हैं, वैल्यूज़ या काउंट्स रहती हैं। तो जैसे नंबर ऑफ टीथ है जिनमें केरीज है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो ये सारा जो रहता है ये डिस्क्रीट डाटा में आता है। कंटिन्यूअस डाटा जो रहता है एंड वैल्यू इन एंड रेंज ऑफ वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ के अंदर भी रेंज रहती है। तो जैसे वेट रहता है किलोग्राम्स में, हाइट रहती है सेंटीमीटर्स में। तो ये हमने इनको डिवाइड किया। अब वेरिएबल्स को हम और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि भाई कॉज, इनपुट, रिस्क फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, डिटर्मिनेंट्स। तो ये सारे जो रहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ये चेंज होते हैं। क्यों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकता है। तो इनकी वजह से क्या मिला हमें? कॉज की वजह से इफेक्ट आ गया,
है ना, आउटकम हो गया डिज़ीज़ का, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हमें मिले, रिज़ल्ट क्या आया, डिज़ीज़ क्या है, कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो रहेंगी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कोई रिसर्च पेपर लेते हैं या कोई आर्टिकल देखते हैं, तो हमें ये पता नहीं लगता यार डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो जनरली एक कॉमन एक क्वेरी रहती है जो सबके फर्स्ट टाइम सबको लगता है यार ये कैसे होगा, तो ये इस चीज़ से हम लोग थोड़ा इसको समझ सकते हैं, मतलब इतना थोड़ा इजी रहता है इन चीज़ों से। फिर नेक्स्ट रहता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ये कंफाउंड कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई टोबैको जो है उसका इफेक्ट हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ले लिया है, और ओरल कैंसर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कि ओरल कैंसर चेंज हो सकता है। कैसे? टोबैको को हम कितना यूज़ कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, मतलब कोई टोबैको ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, उसकी फॉर्म क्या है, कोई स्मोकलेस फॉर्म में ले रहा है या फिर च्यूएबल फॉर्म में ले रहा है, स्मोकिंग के तौर पे ले रहा है, च्यूएबल रह रहा है, मतलब किस टाइप से वो ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है टोबैको। लेकिन अब इस चीज़ को कंफाउंड क्या कर सकता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर हम देख रहे हैं तो वो एक इंटरवेंशन का रोल प्ले करता है। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अब हम बैकग्राउंड वेरिएबल्स, जो कि जेंडर, एज, एथनिक ग्रुप, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, सोशल स्टेटस। तो ये सारे वेरिएबल्स रहते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बेसिस है। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने एक और चीज़ इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? इट इज़ अ वे टू एन्यूमरेट द डिफरेंट वैल्यूज़ द वेरिएबल कैन हैव, है ना, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली ईच वैल्यूज़ अपीयर इन द पॉपुलेशन। मतलब हम फ्रीक्वेंसी भी पता लगाते हैं, उसके बाद हम अलग अलग वैल्यूज़ भी पता लगाते हैं उस वेरिएबल की, तो वो बताता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं अभी आप इतना समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है हमारा इसमें कि भाई जो सब्जेक्ट्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड नंबर पे हैं, और वो डाइकोटोमस नेचर में, मतलब दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि एक वैल्यू तो हमने p मान ली, प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरी वैल्यू हमने 1 - p हो मानी है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है? p को पता लगाना है ना। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? अब देखिए, ये एक मैथमेटिकल कर्व रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यह मीन, ये सेंटर में जो रहता है ये मीन रहता है। इस वैल्यू को हम बताते हैं, प्लस हम यहाँ पे ये 1 -1 और 1 ये जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। तो इनके बीच का ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये -1, 0 to -1, इधर 0 to 1, फिर इधर 0 to -2, इधर 0 to 2, और इधर 0 to 3 एंड इधर 0 to -3। तो ये जो एरिया रहता है -1 और 1 के बीच का, ये 68% ऑफ डेटा यहाँ पर रहता है। और ये वाला जो रहता है -2 to 2 जो रहता है वो 95% ऑफ डेटा रहता है, और -3 to 3 जो रहता है वो 99.7% ऑफ डेटा रहता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को बताता है और मीन को बताता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को अगर हम लोग देखा जाता है तो डिटेल में अगर हम देखते हैं तो ये वाला रहता है, तो इसे नॉर्मल कर्व भी कहते हैं क्योंकि इसका बेल शेप आता है और एक शेप इसका सिमेट्रिकल है। ये पूरा कर्व का एरिया 1 रहता है और इसका मीन जो रहता है वो 0 पे होता है ना। ये जो देखिए 0 पे रहता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 होता है, और हाइट जो कर्व की रहती है वो मैक्सिमम मीन पे रहती है, और यहीं पे सारे जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो कोइंसाइड करते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है इस पे हम डिटेल में और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे जब आप देखिएगा। पर फिलहाल के लिए मीन, मीडियन, मोड जो 3 चीज़ें रहती हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी रहती है जो सेंट्रल वैल्यू को डिसाइड करती है। तो वो जो रहता है यहाँ पे सब चीज़ें इक्वल होती हैं, और ये जो लिमिट रहती है, ये जो टेल जैसा लिमिट रहती है, ये कॉन्फिडेंस लिमिट कहलाती है। ठीक है, और इसी कर्व से हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस
देखते हैं कि भाई पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। पैरामेट्रिक कब रहता है? अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो हम नॉन पैरामेट्रिक करेंगे। तो इसी तरीके से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व रहता है। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और बायोस्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड और टॉपिक हम बायोस्टैटिस्टिक्स पार्ट्स में पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। Hello everyone. Hello.